ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, इस तरह के आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे वो आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के आर्टिकल्स को जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। मजबूत होती भारत अमेरिका मैत्री। और अभी आप जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव भी हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री साहब की अभी अमेरिकी यात्रा भी हो रही है। तो वर्ष 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बार केवल एक देश की यात्रा की है, वह है अमेरिका। अमेरिका को प्राथमिकता के पीछे मोदी का सोच यह है कि उससे भारत के उत्थान हेतु जितने लाभ प्राप्त होते हैं उतने अन्य कहीं से प्राप्त नहीं होते हैं। भारत के मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी और भू राजनीतिक संतुलन, और इन सब की पूर्ति में अमेरिका की अहम भूमिका है। व्यापार में आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का सालाना कारोबार लगभग 200 अरब डॉलर है। कितना है? 200 अरब डॉलर है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अनुमान लगाया कि 2030 तक यह व्यापार 3 गुना बढ़ सकता है। अन्य वाणिज्यिक साझेदारों के मुकाबले अमेरिका के साथ भारत को व्यापार अधिशेष होने की भी संतुष्टि है। भारत की राष्ट्रीय आय का करीब 50% व्यापार से आता है और आप देखते हैं कि इसलिए अमेरिका से भारत की आर्थिक उन्नति का सीधा संबंध आगामी दशकों में भारत को विशाल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अमेरिका के साथ व्यापार और विदेशी निवेश आप देखते हैं कि निर्णायक होंगे। हालांकि भारत में विदेशी निवेश के मोर्चे पर सिंगापुर, मॉरिशस को प्रथम एवं द्वितीय स्थान दिया जाता है, लेकिन वास्तव में तीसरे स्थान पर विराजमान अमेरिका ही हमारे देश में ठोस विदेशी पूंजी लेकर आता है। अमेरिकी निवेश से भारत में केवल सेवाओं को ही फायदा नहीं हुआ, बल्कि औद्योगिकरण में भी उसकी अहम भूमिका है। मोटर वाहन, रसायन और आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों में अमेरिकी निवेशक भारत में सक्रिय हैं। उनके द्वारा लाखों भारतीयों को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने स्वयं के बारे में कहा कि गुजराती होने के नाते व्यापार मेरे खून में, भली भांति जानते हैं कि अमेरिका जैसे संपन्न देश में बसे पूंजीपतियों को आकर्षित करके भारत लाने में ही राष्ट्र का हित है, देश का हित है। अपने हर अमेरिकी दौरे में हुआ है, वहां के व्यापार जगत के दिग्गजों संग मिलते जुलते हैं, उन्हें भारत में निवेश को प्रेरित भी करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक जैसे अत्याधुनिक व्यवसायों में महारत हासिल करने वाले देश वैश्विक शक्ति समीकरण में ऊंचे स्थान पर रहेंगे। ऐसी उभरती हुई तकनीकी के मामले में भी अमेरिका शीर्ष पर है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी पहल के अंतर्गत अनेक तकनीकों के सह विकास और सह निर्माण पर जोर दिया है। ऐसी तकनीक के दोहरे उपयोग होते हैं और उनसे सैन्य आधुनिकीकरण भी होता है। तकनीकों के सह निर्माण का उपक्रम दोनों पक्षों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है और इनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अमेरिका ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी चीन को संवेदनशील प्रौद्योगिकी देना रोक दिया है, जबकि ऐसी प्रौद्योगिकी का वह भारत के साथ साझा करने को तत्पर है। इस दोहरी रणनीति का कारण अमेरिका की यह चिंता है कि चीन आर्थिक और सैन्य ताकत में उससे आगे निकल जाएगा और पश्चिमी उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नष्ट कर देगा। भारत लोकतंत्र होने के नाते और शक्ति में चीन से अपेक्षाकृत कमतर होने के कारण अमेरिका के अभिजात वर्ग और आम जनता को खतरा नहीं लगता है। इसलिए अमेरिका भारत पर अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं और नियमों जैसी बाधाओं को दूर करने में सहायक रहा है। अमेरिका चीन संबंधों में कटुता ने अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी को नया आयाम दिया है। अमेरिका अपतटीय संतुलन, ऑफशोर बेलेंसिंग रणनीति के तहत भारत और अन्य मैत्रीपूर्ण देशों को समृद्ध और सशक्त करके चीन पर अंकुश लगाने की मंशा रखता है। वामपंथी और गुटनिरपेक्षता को लेकर आग्रही विश्लेषकों ने इसे लेकर यही चेतावनी दी कि भारत को अमेरिका के रचे हुए खेल में प्यादा बनकर चीन से दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए। पर मोदी सरकार ने इस दृष्टिकोण को तवज्जो नहीं दी और क्योंकि चीन आए दिन आक्रामकता दिखाता रहता है। वर्तमान स्थितियों में भारत के लिए एशिया पर हावी होने के लिए प्रयासरत चीन और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते अमेरिका के बीच तटस्थ रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता है और इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि चीन भारत का सामरिक प्रतिस्पर्धी है और आप देखिए जबकि अमेरिका भारत का सामरिक साझेदारी है। मोदी सरकार की विदेश नीति ने
चीन और अमेरिका के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। लेकिन इस विषय पर भारत में स्पष्टता नहीं बन पाई है। यहाँ कई समीक्षक और नागरिक घरेलू राजनीति के नजरिए से अमेरिका को परखते हैं। अमेरिका के कुछ सरकारी संस्थान भारत के आंतरिक विषयों पर आलोचना करते रहते हैं और इसी तरह वहां का मीडिया तथा बुद्धिजीवी वर्ग मोदी सरकार और संघ परिवार के विरुद्ध दुष्प्रचार करता रहता है। और इसके चलते कई भारतीय अमेरिका को अनुचित हस्तक्षेप और आवांछित कृत्यों के लिए दोषी ठहराते हैं। कुछ विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका गुप्त अभियानों के माध्यम से भारत में सत्ता परिवर्तन की भी कोशिश कर रहा है और लगता है कि ऐसे आलोचक भारत की लोकतांत्रिक क्षमता पर उतना भरोसा नहीं रखते जितना उन्हें रखना चाहिए। ऐसे लोगों में वैश्विक भू राजनीति का ज्ञान भी नहीं है। उनकी संवेदनशीलता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से परे है। अमेरिका को भारत का दुश्मन करार देना और उसे चालबाज कहना आसान है, किंतु वैश्विक पटल पर आप देखिए भारत के उत्थान के लिए अमेरिका की मित्रता अनिवार्य है। यह मानना पड़ेगा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे पड़ोसियों के मामले को लेकर भारत अमेरिका के बीच अपेक्षित तालमेल नहीं रहा। फिर भी समग्रता से देखा जाए तो अमेरिका की दोस्ती हमारे लिए कारगर रही है, आगे भी रहेगी। विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर हम इस मैत्री को संभालकर आगे ले जाना होगा। स्तंभकार अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लेखक हैं। इनका नाम है श्री राम चौलिया। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए अमेरिका भी ये भी जानता है, कहते हैं कि अमेरिका बड़ा मतलबी दोस्त है। अभी चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत के संभव भी नहीं है, भारत की मदद के। तो भारत की तरफ वो हाथ बढ़ा रहा है अमेरिका। और एक बात और जान लेना चाहिए, अब राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भैया अगर वो अमेरिका हमारा फायदा उठा रहा है तो हमें भी अमेरिका का फायदा उठाना चाहिए। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए चाइना है, ये भारत है, यहाँ आपको अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा, ये पाकिस्तान है, ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग दिया करिएगा। ये आप देखते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है तो कुछ छोटे दल और उनके गठबंधन भले ही जीते नहीं लेकिन बेनतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा मायावती की भली एक सीट नहीं आई, लेकिन बहुत सारी जगह आप देखिए उन्होंने हार जीत का फैसला जरूर बढ़ाया था और हार जीत तय की है बहुत जगह, वोट काट के एक तरह से। तो उसी पर बातें हो रही हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं यहाँ हरियाणा में, याद रखिएगा। और विधानसभा चुनाव का कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो पढ़ सकते हैं। पितरों की शांति, अभी आप देखिए पिंडदान की बात हो रही है ना। पिंड और प्राण का सहयोग किसी विशेष लक्ष्य के लिए हुआ है। ज्यों ही यह कर्तव्य पूर्ण हो जाता है, पिंड एवं प्राण का वियोग निश्चित है। सांख्य योग के अनुसार शरीर सदा विनाशी है और आत्मा का कभी भी विनाश संभव नहीं है। और इसलिए आप देखते हैं कि गीता में कहा गया कि जिनके प्राण चले गए हों उनके लिए विद्वान लोग शोक नहीं करते और देह से ही सारे संबंध होते हैं। देह द्वारा मृदा को अंगीकार कर लेने के उपरांत प्राण स्वतंत्र हो जाता है। प्राण का किसी भी अन्य देह से संबंध नहीं रहता है, वह मुक्त है। ममता एवं आसक्ति जितनी सृजनात्मक है उतना ही घातक भी हो सकती है। माता पिता मोहवश संतान के भरण पोषण में अपनी समस्त शक्ति लगा देते हैं, उसी तरह संतान भी अपने माता पिता से प्रेम करती है और यथाशक्ति उनकी सेवा करती है। पति पत्नी आत्मिक प्रेम के कारण एक दूसरे के प्रति विधिबद्ध होते हैं। मित्र आदि संबंध भी मोह के धागों से ही जुड़े हैं। इन संबंधों से वियोग सहने की घड़ी आए तो यही ममता एवं आसक्ति निराशा के अंधकार में डूबो सकती है। और जो शरीर जन्म लेते ही क्षण परिवर्तित हो रहा है, तो जो एक क्षण भी स्थायी नहीं है, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। वही आप देखिए मृत आत्मा को श्रद्धांजलि देना, उनकी सदगति के लिए प्रार्थना करना, उनकी किसी अपूर्ण इच्छा को पूर्ण करने का यथासंभव प्रयास करना उचित है। ऐसा माना जाता है कि मृत आत्मा या पितरों की शांति के लिए जो जल दिया जाता है वह उसे पितृ लोक में मिल जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि मृत आत्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन असुरों का त्याग करते हैं, मृत आत्मा को उस असुरों को परलोक में पीना पड़ता है। आंसुओं का एक तरह से किसी प्रिय के जाने से शोक अचानक कम नहीं होता है, उसकी भावनात्मक क्षतिपूर्ति समय लगता है, परंतु विचार व ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो वस्तु स्थिति भले ना बदल सके और उससे लड़ने की शक्ति अवश्य प्रदान करती है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देखा करिएगा, इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। ये आस्था पर आघात, जो आप देखते हैं कि तिरुपति
मंदिर में जो लड्डू को लेकर आप देखते हैं कि खबरें आ रही हैं, उनकी बात हो रही। तिरुपति के विश्व प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले लड्डुओं को तैयार करने में पशुओं की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जाने का मामला जितना सनसनीखेज है उतना ही आस्था पर आघात करने वाला भी है। और आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पहले यह बयान जारी किया कि तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं को बनाने में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें पशुओं की चर्बी मिली रहती है। फिर उन्होंने गुजरात की एक सरकारी प्रयोगशाला से मिली रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा कि लड्डुओं को बनाने में जिस घी का उपयोग होता है उसमें सचमुच पशुओं की चर्बी, मछली के तेल का आदि का प्रयोग होता है। और आप देखते हैं कि यदि उक्त रिपोर्ट आई हुई है वो सही है तो इसमें अधिक आघातकारी, अनैतिक और अधार्मिक और कुछ हो ही नहीं सकता है। केवल इतने ऐसे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि इस मामले में केंद्र सरकार ने भी दखल दिया है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का वाला यह प्रकरण गहन जांच की मांग करता है। यह पता चलना ही चाहिए कि सच्चाई क्या है। यह कहा जा रहा है कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं को बनाने में जिस घी का इस्तेमाल किया जाता था उसकी आपूर्ति करने वाली कंपनी उसे 320 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध कराती थी। यह संभव है? आज आप देखिए दूध की औसत कीमत 50 रुपए प्रति लीटर है और 1 किलोग्राम घी तैयार करने में आमतौर पर 20 से 25 लीटर दूध की खपत होती है। यदि दूध गाय का हो तो खपत और अधिक होती है। आखिर ऐसे में कोई 300-400 रुपए किलो के हिसाब से घी कैसे उपलब्ध करा सकता है? आज के समय तो देखिए 800-900 रुपए चल रहा है। यदि कोई यह दावा करे कि वह घी बनाने की प्रक्रिया में निकलने वाले मट्ठे जैसे सह उत्पाद की बिक्री करके कम दाम पर घी उपलब्ध करा सकता है तो यह गणित भी गले नहीं उतरता है। भले ही आप देखते हैं कि कितनी भी मात्रा में घी का उत्पादन क्यों ना किया जाए, अच्छा हो कि तिरुपति का मामला सामने आने के बाद किसी की ओर से यह स्पष्ट किया जाए कि जो डेयरी कंपनियां 700-800 रुपए किलो में घी बेचती हैं उनका घी वास्तव में कितना शुद्ध है। बात केवल तिरुपति मंदिर में मिलने वाले देसी घी से बने लड्डुओं की ही नहीं है, क्योंकि अन्य मंदिरों और साथी बाजार में कथित तौर पर शुद्ध देसी घी से तैयार सामग्री मिलती है। यदि देश में कहीं पर भी 400-500 रुपए किलो में देसी घी मिल रहा है तो यह संभव ही नहीं है कि उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो। तिरुपति मंदिर का मामला यह भी बता रहा है कि हिंदुओं के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की आवश्यकता है। यदि अन्य समुदाय अपने धार्मिक स्थलों की देखभाल कर सकते हैं तो फिर हिंदू समाज क्यों नहीं कर सकता है? सही बात है, जांच होनी चाहिए, सामने आना चाहिए। और देखिए मिलावट का तो आप देखिए कोई भी कितना भी कुछ भी कहता रहे कि शुद्ध है, ये वो है, दुनिया भर का। आप सरसों का तेल खरीद के लगाइए। आपने देखा होगा कि हम लोग जो गांव में देसी होता है, अपने घर से जो सरसों होता है उससे निकलता है, वो आप लगाएंगे शरीर पर तो बड़ा चिकनाहट रहेगी। और आपने देखा होगा कि यहाँ बाजार से लाई उसे लगाते हैं तो वो सफेद सफेद फॉक टाइप के आने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मिलावट, और उस पर लिखा रहता है शुद्ध सरसों का तेल। लापरवाही की हद। राज्य सरकार भूमि विवाद में कमी लाने या जमीन की खरीद बिक्री की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से भूमि सर्वेक्षण करा रही है। इस संबंध में सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है। सर्वेक्षण से जमीन मालिक का नाम ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, जिससे हेराफेरी की गुंजाइश काफी कम हो जाएगी। किंतु इस बीच भू राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के ऐसे कारनामे सामने आए जो चिंताजनक ही नहीं शर्मनाक भी हैं। प्रति भूखंड पर अवैध कब्जा या जाली दस्तावेज के खरीद बिक्री के मामले तो अक्सर सुनने में आते हैं, किंतु यहाँ गोपालगंज जिले का मामला तो अजीब गरीब है। भ्रष्ट अधिकारी की मिलीभगत से गया जिले में सरकारी राशि से बने भवन को खाली भूखंड बताकर रजिस्ट्री करा ली गई। और आनन फानन में आप देखते हैं, आनन फानन में अंचल अधिकारी ने दाखिल खारिज करते हुए लगान की रसीद भी काट दी। और इसी तरह आप देखिए गोपालगंज शहर में भूमाफिया और अंचल कार्यालय के कर्मियों की मिलीभगत से बस स्टैंड की जमीन की अवैध तरीके से दाखिल खारिज करते हुए जमाबंदी कायम कर दी गई। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों को प्राथमिकी कराने का आदेश दे दिया और वरीय अधिकारियों को इस संदर्भ में तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को चिन्हित करना चाहिए। दोष साबित होने पर ऐसे लापरवाही तथा भ्रष्ट कर्मियों को बर्खास्तगी से कमतर सजा नहीं दी जानी चाहिए। यह भी देखने की जरूरत है कि किन प्रावधानों की आड़ में भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी ऐसे कारनामों को अंजाम देने में सफल हो पाते हैं। ये आप देखिए बिहार है, पटना इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद है 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। बहुत कठिन है डगर मंगल की।
तो स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क ने हाल ही में कहा है कि उनकी कंपनी अगले 9 वर्षों में मंगल ग्रह पर इंसान को उतारने में सफल हो जाएगी। मस्क का कहना है कि उनका लक्ष्य 20 वर्षों में मंगल पर एक ऐसी रिहायशी बस्ती बनाना है जो अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने में सक्षम होगा। और उल्लेखनीय है कि स्पेस एक्स का जन्म ही मंगल पर मानव कॉलोनी बसाने के उद्देश्य से ही हुआ। और आप देखते हैं कि मास्क का दृष्टिकोण इस दिशा में स्पष्ट और दूरदर्शी है। मंगल और पृथ्वी में पहली नजर में कई समानताएं दिखती हैं जो इसे पृथ्वी सरीखा ग्रह बनाती हैं। मंगल का घूर्णन काल लगभग आप देखिए 24.6 घंटे का है, जो पृथ्वी के दिन रात चक्र के करीब है। मंगल की सतह पर पहाड़, घाटियां और मैदान हैं जो पृथ्वी की भौगोलिक संरचना से मिलते जुलते हैं। पानी की उपस्थिति के संकेत भी मिलते हैं, लेकिन कुछ भिन्नताएं भी हैं जो मंगल को मानव बस्तियों में तब्दील करने में आप देखिए बड़ी चुनौती पेश करते हैं। मंगल पर आप देखिए ना तो वायु पर्याप्त है और ना ही सूर्य का प्रकाश। वहां का अधिकतम तापमान अंटार्कटिका के न्यूनतम तापमान के लगभग बराबर है। हानिकारक और सौर किरणें मंगल की सतह पर सीधे धावा बोलती हैं, इसलिए इसका वायुमंडल को जो 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है हमारे लिए दम घोटू है। हालांकि विज्ञानियों का मानना है कि मंगल के वातावरण को पृथ्वी जैसा बनाना संभव है। मंगल को बदलने और उसे पृथ्वी जैसा बनाने के विचार को विज्ञानियों ने टेराफॉर्मेशन नाम दिया। भले ही यह विचार रोमांचक लगता हो, लेकिन टेराफॉर्मिंग आसान नहीं है। इसके साथ कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। मंगल को आप देखिए आबाद करने के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण है, वायुमंडल का निर्माण तथा उसे स्थिर व गर्म रखना। और इससे जुड़ा एक सुझाव यह है कि अगर मंगल पर परमाणु विस्फोट किए जाएं तो इसके वातावरण को रहने लायक बनाया जा सकता है। परमाणु हथियारों के विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होगा और मंगल ग्रह की ठंडी जलवायु में हो जाएगी। और मस्क का भी यह मानना है कि लेकिन इस तकनीक में काफी पैसा खर्च होगा और साथ ही इसके कई खतरे भी हैं। विस्फोट से मंगल का वातावरण बहुत ठंडा हो सकता है और जिससे वहां का तापमान गर्म होने के बजाय और ठंडा हो सकता है। और विस्फोट से राख और धूल की चादर मंगल को ढक लेगी और जिससे वहां के औसत तापमान में गिरावट आ जाएगी। वहां नाभिकीय स्थित न्यूक्लियर विंटर शुरू हो सकता है। इससे मंगल ग्रह के वातावरण में और उसकी सतह पर विकिरण फैलने का खतरा भी हो है और जो हमारे भविष्य की इकलौती उम्मीद यानी मंगल को तबाह कर सकता है। लिहाजा मंगल की टेराफॉर्मिंग टेढ़ी खीर है और कोई भी कदम उठाने से पहले हमें 1000 बार सोचना होगा। अच्छा लिखा जाता है, सीखा करिएगा। ये जो समस्याएं आपको दिखाई दे रही है ना, ऐसा होगा, इन्हें जरूर नोट कर लिया करिएगा। ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ अगर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर लिया करिएगा। ये देखिए, एक साथ जो चुनाव करवाने की बात हो रही है, विधानसभा, आपके लोकसभा और जो स्थानीय चुनाव होते हैं उन्हें भी एक ही साल में करवाने की बात हो रही है, जिससे 5 साल तक फुर्सत रहे और सरकारें काम कर सकें। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। 1967 तक आप देखिए एक साथ चुनाव करवाए जाते थे। 1968-69 में कुछ विधानसभाएं भंग कर दी गई थी समय से पहले। और आपने देखा होगा 1970 में आपकी लोकसभा समय से पहले चुनाव करवा दिए गए थे ना, उसी लिए। तो भारत में निरंतर होने वाले चुनाव से अनेक प्रकार के नुकसान भी देखने में आ रहे हैं। एक बात आप लोगों को यहां बता दूं कि जो एक साथ चुनाव करवाने की बात है वो आखिर क्या है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखिएगा। और एक साथ चुनाव करवाने के फायदे क्या हो सकते हैं और इनकी चिंताएं क्या हैं, ये भी आप लोगों को रखना है, अपने सामने याद रखना है। और मैं कहता हूं एक अपना व्यू भी रख दिया करिएगा। ये करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग भी हो जाएगा, निबंध लिख पाएंगे आप लोग। और इस तरह के टॉपिक पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने पर काफी समय से चर्चा चल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की संस्तुतियों को मंजूरी दे दी है। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हैं हमारे। इस समिति में अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की गई और सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। और इसका उद्देश्य लोकसभा के साथ सभी राज्यों की विधानसभा स्थानीय निकायों का चुनाव कराना है। फिलहाल आप देखिए अभी इसकी राह इतनी आसान नहीं दिख रही है। और आप देखते हैं इससे लागू करने के लिए सरकार को एक नहीं बल्कि 2 संविधान संशोधन विधेयकों को पास कराना होगा और जिसके तहत आप देखिए संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले ही एक देश एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी। हालांकि अब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई है। इसे आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही विभिन्न दल इस पर अपनी एकजुट राय पेश करेंगी। अब देखिए इसके लाभ क्या है, ये जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा। एक देश एक चुनाव के अनेक फायदे हैं जो देश की प्रगति को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। ऐसी आर्टिकल होना चाहिए कि आपको देखिए फायदे बता रहा है, चुनौतियां भी बता रहा है
और इसमें देश में बार बार चुनाव से खर्चे होने वाली धनराशि बचेगी, जिसका उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कार्यों में खर्च किया जा सकता है। एक साथ चुनाव से आर्थिक बोझ कम होगा, क्योंकि वर्ष 2009 लोकसभा चुनाव में आप देखिए 1100 करोड़ रुपए 2014 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर यह 4000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में ये आप देखिए लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए हुआ है। इसी प्रकार राज्य विधानसभा के चुनाव में भी यही स्थिति नजर आती है। इसलिए पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से चुनाव खर्च का आंकड़ा घटेगा, और साथ ही एक बार चुनाव के कारण आचार संहिता से राज्यों को दो चार होना पड़ता है, और जिससे सभी प्रकार के विकास कार्य बाधित होते हैं। और इससे आप देखिए शिक्षा क्षेत्र भी अत्यधिक दुष्प्रभावित होता है, और अलग अलग चुनाव से काले धन का अत्यधिक प्रभाव भी होता है। यदि एक साथ चुनाव होता है तो काले धन के प्रभाव पर निश्चित ही आप देखते हैं कि क्या होगा, रोक लगे सकेगी। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साथ होने से आपसी सौहार्द बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव में बार बार जाति धर्म के मुद्दे नहीं उठेंगे, और आम आदमी को भी तमाम परेशानियों से मुक्ति मिल सकेगी। और लोग कह रहे हैं कि वोट परसेंट भी बढ़ेगा। अभी आप देखते हैं बार बार चुनाव होते हैं तो लोग सोचते हैं अरे चलिए छोड़िए ना, बार बार चुनाव हो रहे हैं, 5 साल में एक बार ही तो वोट डालना पड़ेगा, तो लोग जाएंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे इसमें। तो 5-7 पॉइंट आप लोग पॉजिटिव पॉइंट के रख लीजिए, इसके लाभ रख लीजिए। 2 चरणों में चुनाव पर विचार है। याद रहे कि सारे चुनाव के एक साथ कराने के बजाय 2 चरणों में कराने के फॉर्मूला पर काम करें तो यह बहुत आसान हो जाएगा। अमेरिका में 2 चरणों में सारे चुनाव होते हैं, एक बार राष्ट्रपति के चुनाव और फिर मध्यवर्ती चुनाव होते हैं। इस फार्मूले पर भारत में लोकसभा के साथ आधे राज्यों के चुनाव हो सकते हैं, उसके बाद दूसरे चरण में आधे राज्यों के चुनाव करवाए जा सकते हैं। और गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के साथ उससे 6 महीने आगे पीछे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले कर्नाटक विधानसभा का और लगभग 9 महीने बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है। इन चुनावों को लोकसभा के साथ वाले चरण में आप देखते हैं कि लाया जा सकता है। इसका एक फायदा यह भी है कि अगर किसी कारण से राज्य में सरकार गिरती है तो दोबारा चुनाव के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना आप देखते हैं कि एक तरह से क्या होगा, नहीं करना होगा। जो नजदीकी चरण होगा उसमें आप देखते हैं कि उसका चुनाव भी हो जाएगा। लेकिन एक साथ चुनाव में बड़ी समस्या है, इसमें विधानसभा के बीच में भंग नहीं होने का कानून भी बनाना होगा। अगर ऐसा कानून नहीं बनता है तो आप देखें विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा होगा, या जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी, या राज्यों को राष्ट्रपति शासन में रहना पड़ेगा। इसलिए सरकार को सहमति और तार्किक पद्धति की ओर बढ़ना चाहिए। सभी दलों से मिलकर सहमति बनाकर किसी भी निर्णय पर पहुंचना, या आप देखते हैं कि पहुंचना चाहिए। अब चुनौतियां भी याद रख लीजिए। एक चुनाव एक देश के हित में विकास को परिलक्षित करना है, लेकिन इससे कुछ समस्याओं का सामना भी करना होगा। एक चुनाव से आप देखिए क्षेत्रीय पार्टियों पर संकट आ सकता है, और उनकी आप देखिए क्षेत्रीय संसाधन सीमित हो सकते हैं, और क्षेत्रीय मुद्दे भी खत्म हो सकते हैं, और चुनाव परिणाम में भी देरी भी हो सकती है। ये आप देखिए चुनौतियां हैं। साथ ही अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होगी, और अतः इसकी भारी संख्या में नियुक्ति की जरूरत पड़ेगी। एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम की पर्याप्त आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में 12 से 15 लाख ईवीएम का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब एक साथ चुनाव होंगे तो उसके लिए लगभग 30 लाख ईवीएम की आवश्यकता होगी, और इसके साथ वीवीपैट भी लगाने होंगे। और इन सबको पूरा करने के लिए 4 से 5 हजार, ये आप देखते हैं कि 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। निश्चित ही पूंजीगत खर्च बढ़ेगा, लेकिन वहीं एक साथ चुनाव से सार्वजनिक धन की बचत भी होगी। और दूसरी ओर आप देखिए प्रशासनिक सेटअप और सुरक्षा बलों पर भार भी कम होगा, तथा सरकार की नीतियों के समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। और यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रशासनिक मशीनरी चुनावी गतिविधियों में संलग्न रहने के बजाय विकासात्मक गतिविधियों में लगी रहे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं, बता सकते हैं। दूर होगी नीतिगत निर्णय लेने की अड़चन। तो अनेक समस्याओं, विसंगतियों और विरोधाभासों के बावजूद भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से बंधा है। निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्र को एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था देती है जिससे विभिन्न स्वभाव वाली राजनीतिक शक्तियों को केंद्रीय एवं प्रांतीय सत्ताओं में भागीदारी का अवसर मिलता है, और परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक प्रक्रिया गतिशील रहती है, जो देश की अखंडता एवं संप्रभुता के प्रति जवाबदेह है। देश में मानव संसाधन सबसे बड़ी पूंजी है, लिहाजा यदि बार बार चुनाव की स्थितियां बनती हैं तो मनुष्य का ध्यान बढ़ता है, और समय एवं पूंजी आप देखते हैं कि का क्षरण होता है। इस दौरान आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण प्रशासनिक शिथिलता 2-2.5 महीने तक बनी रहती है। फलता विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होती हैं।
एक साथ चुनाव के पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि देश प्रत्येक 6 माह बाद चुनावी मूड में आ जाता है। ऐसे में सरकारों को नीतिगत फैसले लेने में अड़चन आती है। दूसरी नीतियों को कानूनी रूप से देने में अतिरिक्त विलंब भी होता है। यह तर्क अपनी जगह जायज है। वैसे भी राजनीतिक दलों की महत्ता तभी है जब वे नीतिगत निर्णयों को अधिकतम लोकतांत्रिक बनाने के लिए अपने सुझाव दें एवं उन्हें विधेयक के प्रारूप का हिस्सा बनाने के लिए नैतिक दबाव बनाएं। ऐसा नहीं कि एक साथ चुनाव का विचार कोई नया विचार है। 1952 से लेकर 1970 तक 4 बार लोकसभा विधानसभा चुनाव पूरे देश में एक साथ ही हुए थे। इंदिरा गांधी का केंद्रीय सत्ता पर वर्चस्व कायम होने के बाद राजनीतिक विद्वेष व बेजा हस्तक्षेप के चलते इस व्यवस्था में बदलाव आना हो गया था। इंदिरा गांधी को राज्य में विपक्ष की जो सरकारें पसंद नहीं आती थी उसे वह कोई ना कोई बहाना ढूंढकर राष्ट्रपति से बर्खास्त करवा देती थी और इससे मध्यावधि चुनाव की परिपाटी पड़ती चली गई। चूंकि संविधान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का उल्लेख तो है, लेकिन दोनों चुनाव एक साथ कराने का हवाला नहीं है। संविधान में इन चुनाव का निश्चित जीवन काल भी नहीं है। वैसे यह कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन बीच में सरकार के अल्पमत में आ जाने के कारण या किसी अन्य कारण के चलते सरकार गिराई जा सकती है। केंद्रीय विधि आयोग ने 2018 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था कि 5 साल के भीतर यदि सरकार के भंग होने की स्थिति बने तो रचनात्मक अविश्वास मत हासिल किया जाए। मसलन किसी सरकार को लोकसभा या विधानसभा के सदस्य अविश्वास मत से गिरा सकते हैं, तो इसके विकल्प में जिस दल या गठबंधन पर विश्वास हो या जिसे विश्वास मत हासिल हो जाए तो उसे बातों नई सरकार की शपथ दिला दी जाए। कुछ विपक्षी दल एक साथ चुनाव के पक्ष में शायद इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें आशंका है कि ऐसा होने पर जिस दल से अपने पक्ष में माहौल बना लिया तो केंद्र व ज्यादातर राज्यों की सरकार उसी दल की होंगी। बार बार चुनाव की स्थितियां निर्मित होने के कारण सत्ताधारी राजनीतिक दल को यह भय बना रहता है कि उनका कोई नीतिगत फैसला ऐसा ना हो जाए कि दल के समर्थक मतदाता नाराज हो जाएं। लिहाजा सरकारों को अनेक प्रकार के लोकलुभावन फैसले भी लेने पड़ते हैं। वर्तमान में अमेरिका सहित अनेक देश ऐसे देश हैं जो जहां एक साथ चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न होते हैं। गोया भारत में भी यदि एक साथ चुनाव की प्रक्रिया यदि वर्ष 2029 से होती है तो आप देखते हैं कि तो केंद्र और राज्य सरकारें बिना किसी दबाव के देश व लोकहित में फैसले ले सकेंगी और सरकारों को पूरे 5 साल विकास और सुशासन को सुचारू रूप से लागू करने का अवसर भी मिलेगा इससे। बाकी अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। आप लोगों को अपनी राय देना चाहिए। आप लोगों की राय भी मायने रखती है। जो काम के आर्टिकल रहते हैं उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आपको पढ़ना हुआ करे तो पढ़ सकते हैं, इसकी PDF उपलब्ध करवा देते हैं। पुनर्जीवन की आस में यमुना, जो गंगा नदी हो चाहे यमुना हो, जो नदियां हमारा उद्धार करती थी, इस समय आप देखिए वो अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, परंतु आज यह दिल्ली में पहुंचकर प्रदूषण के कारण और अविरल प्रवाह के अभाव में दम तोड़ रही है। यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में गंगा में मिलने तक की यमुना की यात्रा लगभग 1400 किलोमीटर है। दिल्ली में पल्ला से ओखला बैराज तक यमुना का बहाव क्षेत्र लगभग 50 किलोमीटर है। आंकड़ों के अनुसार यह यमुना के कुल बहाव क्षेत्र का लगभग 2% है, जबकि कुल प्रदूषण में 76% भागीदारी दिल्ली क्षेत्र की है। दिल्ली में अनेक छोटे बड़े आप देखते हैं कई नाली यमुना में गिरते हैं। परिणाम स्वरूप यमुना बुरी तरह प्रदूषित हो रही है और सामान्यतः मानसून के दिनों में बाढ़ का पानी आने से प्राकृतिक रूप से यमुना की सफाई हो जाती थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों से बाढ़ के बाद भी प्रदूषण यमुना की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की विगत रिपोर्ट यह बताती है कि यमुना में ज्यादातर जगह पानी में घुलित ऑक्सीजन नहीं है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर भी बढ़ा हुआ है। यमुना के जल में फास्फेट की जांच से यह पता चला है कि हर जगह इसकी मौजूदगी यमुना क्षेत्र में उगाई जा रही सब्जियों में भी स्वास्थ्य के लिए घातक रसायन मिल रहे हैं। दिल्ली NCR में जींस की रंगाई एक घातक रसायनों की अनेक अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनका घातक पानी नालों के माध्यम से यमुना में पहुंचता है। यमुना में बैराज क्षेत्र के आसपास लगभग पूरे साल झाग की स्थिति बनी रहती है। विडंबना यह भी है कि बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग के पास यमुना से कब कितनी गाद निकाली गई, कितना खर्च हुआ आदि बातों की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली सरकार उपराज्यपाल पर आरोप लगाती है तो कभी पर्याप्त फंड न मिलने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेती है। विगत वर्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, इसने कहा यमुना की सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर दिल्ली में आपातकाल जैसी स्थिति है। क्या यह टिप्पणी चिंताजनक नहीं है? आंकड़ों आप देखते हैं कि आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 20 स्थानों पर आप देखिए कुल 287.4 लाख लीटर प्रतिदिन सीवरेज शोधन की क्षमता वाले 35 STP स्थापित हैं, जबकि यहाँ प्रतिदिन लगभग 350 लाख लीटर सीवरेज निकलता है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यमुना को प्रदूषण मुक्त करने का मुद्दा भ्रष्टाचार का भी शिकार है। विगत दिनों में सीवरेज शोधन प्लांट के ठेकों की प्रक्रिया, नालों की सफाई में फर्जी बिलिंग, कार्य मापन में गड़बड़ी आदि के आरोप भी सामने आए हैं। क्या इस प्रकार की कार्यप्रणाली से यमुना प्रदूषण मुक्त हो सकेगी? क्या आप देखते हैं इस प्रकार के कार्यों में लिप्त लोग यमुना के हत्यारे नहीं है? यमुना के प्रदूषण और अविरल प्रवाह में अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यमुना बाढ़ क्षेत्र से अनाधिकृत निर्माण हटाया जाए और भविष्य में अतिक्रमण न हो। इससे बचने के लिए नदी के बाढ़ क्षेत्रों के चारों ओर बाड़ लगाई जाए। और आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि दुनिया की 1/4 आबादी पानी की कमी से जूझ रही है। पानी की कमी से जूझ रहे 17 देशों की सूची में भारत 13वें स्थान पर है। क्या ये आंकड़े भविष्य में जल संकट की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं? हमें समझना होगा कि नदियां जीवनदायी हैं। नदियों द्वारा सीधे अथवा उनके द्वारा ट्यूबवेल और नहरों आदि से बड़े पैमाने पर सिंचाई होती है। औद्योगिक क्षेत्रों को भी पानी की बहुत आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति का प्रमुख स्रोत नदियां ही है। आज देश की छोटी बड़ी सैकड़ों नदियां मर चुकी हैं, कई मरणासन हैं। देश के अनेक क्षेत्रों में यमुना पेयजल, कृषि और औद्योगिक जल आपूर्ति का बड़ा स्रोत है, लेकिन आज सरकार की उपेक्षा, भ्रष्टाचार, समग्र नीति और समन्वय की कमी आदि विभिन्न कारणों से प्रदूषण का शिकार होकर नाले में तब्दील हो चुकी है और पुनर्जीवन की आस में है। यज्ञ दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में यमुना नदी के कायाकल्प के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति यमुना के कायाकल्प हेतु कार्य, प्रगति व लक्ष्यों आदि पर समय समय पर समीक्षा कर रही है। यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए उसमें गिर रहे नालों, अशोधित सीवरेज आदि को रोका जाए। हथनी कुंड बैराज से लगातार पर्याप्त जल छोड़ा जाए। यमुना को प्रदूषण मुक्त, अविरल और पुनर्जीवित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन, स्थानीय निकाय और जनप्रतिनिधियों में समुचित समन्वय हो, समग्रता में योजनाएं बने और लागू हो। निकायों की जिम्मेदारी तय की जाए, उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान हो। यमुना तो माँ है, यह केवल एक नदी के पुनर्जीवन की आस नहीं है, अपितु माँ और मानवता के पुनर्जीवन की आस है। ये आप देखेंगे दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं और तीसरी यहाँ की नई मुख्यमंत्री बनी है। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।